Hi guys, welcome back to the Studious World. I am Muskan and this is also an exam special video. So I am beginning the unit 2. So जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है, मैं कुछ ही टॉपिक्स कवर करूँगी और सारे टॉपिक्स कवर नहीं करूँगी। सो मैं पहले ही बताती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी चीज़ें आप खुद से कवर कर सकते हो, बट ये वो है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमारे यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहले तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी है वो है इश्यूज़ एंड थीम्स इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सो इसमें हम ये तीनों जो इश्यूज़ हैं इनको हम कवर कर लेंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ठीक है, इसको भी हम पूरा कवर करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें भी मैं पूरा कवर नहीं करूँगी, इसमें एक इकोलॉजिकल मॉडल है उसको हम कवर करेंगे। सो ये चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो पहले भी मैंने बताया था कि कुछ भी करने से पहले आपको क्या करना है, आपको चैप्टर्स के कीवर्ड्स चेक करने हैं। वैसे तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी बोला था, लेकिन क्योंकि मैं सब कुछ नहीं अभी करवा रही हूँ आपको, इसीलिए मैं सीधा कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ सीधा कीवर्ड से। सो देखते हैं क्या क्या कीवर्ड्स है, ध्यान से समझना है, जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। सो पहला जो हमारा कीवर्ड है वो है दुर्गानंद सिन्हाज इकोलॉजिकल मॉडल। सो यही मैंने बोला कि एक इकोलॉजिकल मॉडल होगा जो हम पढ़ेंगे। सो किसने बनाया था ये? सो दुर्गानंद सिन्हा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो क्या बताया जा रहा है? डेजिग्नेटेड फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये इकोलॉजिकल मॉडल बनाया ही इसलिए गया था ताकि एक बच्चे को हम समझ सकें, कैसे समझ सके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया के अंदर उसकी डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हो रही है। आपको पता है कि हर जगह अलग अलग होती है, वहाँ के लोग अलग होते हैं, कल्चर अलग होते हैं, सारे फैक्टर्स अलग होते हैं, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल पे भी अलग तरीके का असर पड़ता है। सो यहाँ पे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, उसके लिए हमने जो मॉडल यूज़ किया है वो है इकोलॉजिकल मॉडल, जो दुर्गानंद सिन्हा ने दिया था। सो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो इकोलॉजी होती है एक बच्चे की, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। इन्होंने लेयर्स का नाम दिया कि दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स पे डिपेंड करती है। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, सो उसको देखो, डेवलपमेंटल थ्योरीज, उसमें मैंने इसी चीज़ को बताया हुआ है डायग्राम के साथ। और यहाँ पे लेकिन हम उसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्या वो दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स थे? पहला लेयर जो था उसको बोलते हैं अपर लेयर, जो कि ज़्यादा विजिबल होती है, इसलिए उसको अपर एंड मोर विजिबल लेयर बोला जाता है। और दूसरी लेयर जो होती है वो होती है सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग लेयर। सो अपर लेयर वो होती है कि वो फैक्टर्स जिससे जो चाइल्ड है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है, उसका डायरेक्ट अफेक्ट जो है वो बच्चे पर पड़ेगा। और दूसरी जो लेयर होती है सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग लेयर, वो होती है जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, सो ये था इकोलॉजिकल मॉडल। नेक्स्ट होता है पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है? सो पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब हुआ कि जो पेरेंटल अथॉरिटी है, जो किसी भी बच्चे के पेरेंट्स है, ठीक है, उनका क्या एटीट्यूड रहता है या क्या पैटर्न रहता है, उन सब का हम क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न और जो उनका एटीट्यूड रहता है एवरीडे लाइफ में, उसको कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से एक बच्चे के इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को अफेक्ट कर रहा है, और किस तरीके से दोनों के बीच में, यानी पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। इससे हमें उनके पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। सो ये तो आप सबको ही पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। साइबर बुलिंग क्या होती है? इसको ही हम ऑनलाइन बुलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक टाइप का हैरेसमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करके होता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीन्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर आपको पता है हर जगह ही बढ़ रहा है ना। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा साइबर बुलिंग हो जाती है। अम, और जैसे आपने देखा होगा ना, फ्रॉड कॉल्स वगैरह आते हैं, फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, आपका ये जैकपॉट लगा है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे ही फ़ोटोज़ का मिसयूज़ हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो, ये साइबर बुलिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट है डिजिटल डिपेंडेंसी। आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या इंटरनेट होता है, उसका कितना रोल है। ठीक है, उसकी लाइफ कितनी उससे अफेक्ट हो रही है, उसको डिजिटल डिपेंडेंसी बोलते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कितनी देर चलाते हो, कितना आपकी उससे लाइफ अफेक्ट होती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं चलाना 1 महीने के लिए, तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें। सो इसी के साथ एक और टॉपिक इससे रिलेटेड है, जो कि ऑन स्क्रीन एडिक्शन। ऑन स्क्रीन एडिक्शन मतलब अभी आप क्या करो, अभी भी
आप ऑन स्क्रीन हो, मैं भी ऑन स्क्रीन हूँ, है ना? सो यानी कितना आपका स्क्रीन टाइम रहता है, वो स्क्रीन टाइम आपका लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर, टैबलेट, किसी भी चीज़ की स्क्रीन हो सकती है, ठीक है? सो कैसे वो आपके डे टू डे लाइफ़ में आप कितनी देर स्क्रीन पे बिताते हो, वो कैसे आपको अफ़ेक्ट कर रहा है। सो अब वो अफ़ेक्ट आपको फ़िज़िकली भी कर सकता है ना, आई साइट को, ये सारी चीज़ों को। इसके अलावा वो आपकी जो रिलेशनशिप है बाकी लोगों के साथ, उसको भी अफ़ेक्ट कर सकता है, फ़िज़िकल हेल्थ को भी, इन सारी चीज़ों को। और लास्ट जो आपका कीवर्ड है वो है नेटिविज़्म और एम्पिरिसिज़्म, ठीक है? सो ये नेटिविज़्म क्या होता है? नेटिविज़्म का मतलब हुआ कि नेटिविस्ट्स वो लोग होते हैं जिनका मानना ये था कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड होती है, यानी आप दुनिया के बारे में कितना जानते हो, ये एक इन्नेट क्वालिटी है। इन्नेट मतलब जो आपके जन्म के साथ ही प्रेज़ेंट थी। जब से आप पैदा हुए तब से आपको जितनी समझ है वो दुनिया की उतनी समझ है। सो ऐसे वो बोल रहे हैं, ये होती है नेटिविज़्म। और एम्पिरिसिज़्म का मतलब हुआ कि जो इस सोच को मानते हैं वो होते हैं एम्पिरिसिस्ट, यानी वो लोग जिनको लगता है कि आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करते हो उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है। सो ये थे आपके कीवर्ड्स। अब हम सीधा-सीधा चलते हैं जो चीज़ें हमें कवर करनी है। सो मैंने बताया था पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। सो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब वो ये साइंस की वो फ़ील्ड है जहाँ पे हम ह्यूमन स्पीशीज़ के सारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। जब से उनका जन्म हुआ तब से लेकर डेथ तक के बीच में क्या फ़ेजेज़ आए, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम पूरा पढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है ना, साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं ना, वो अपने आस-पास बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है? साइकोलॉजी मैंने पहले बोला था बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो आस-पास से आप जितना रिलेट करने की कोशिश कर सकते हो ना, वो आपको करना होता है। सो जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो थ्योरीज़ दी, वो सारी थ्योरीज़ उनके आस-पास के लोगों पे ही बेस्ड थी। जैसे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, ठीक है? डेवलपमेंटल थ्योरी, उसमें आपने नाम पढ़ा होगा, जॉन पिएजेंट मैंने नाम बताया था। सो इन्होंने क्या किया था, इनके जो 3 बच्चे थे इन्होंने उनको ही ऑब्ज़र्व किया था और उनकी डेवलपमेंट को लेके इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी थी। सो ऐसे ही करके ही बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आस-पास बहुत ध्यान रखते हैं और जो उनकी इंटरैक्शन है या आस-पास जो भी चेंजेज़ हो रहे हैं उसके बेसिस पे ही वो थ्योरीज़ देते हैं। सो ये था ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो आपका आता है कि साइकोलॉजी, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसकी क्या इश्यूज़ है और क्या इसमें थीम्स होते हैं। सो इसमें क्या बताया जा रहा है, बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है? सो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएँगे। जैसे कि ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस होती है, क्या वो इंटेलिजेंस हेरिडिटरी होती है या फिर एक्वायर्ड होती है? यानी क्या वो उनको उनके पेरेंट्स से मिली होती है या फिर क्या वो अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं? इसी तरीके से और सवाल, जैसे कि कोई एक बच्चा है, वो बचपन में अगर बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट टाइप का है, सो क्या वो बड़े होकर भी शाय रहेगा या वो चेंज हो सकता है? सो ऐसे करके बहुत सारे सवाल जो थे वो माइंड में रह जाते हैं। सो इनको सॉल्व करने के लिए ठीक है, कुछ थ्योरीज़ दी गई थी, ठीक है? और कुछ इश्यूज़ थे, उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली आपको 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। एक है नेचर नर्चर इश्यू, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट और तीसरा आपका है स्टेबिलिटी चेंज। इन तीनों में आपको बताती हूँ क्या होता है। बेसिकली 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 थ्योरीज़ मानने वाले लोग होते हैं। सो पहली थ्योरी का नाम इस तरफ दे रखा है और दूसरी थ्योरी का नाम हाइफ़न के दूसरी साइड दे रखा है और लास्ट में ऐसा बोला जाएगा कि दोनों ही ठीक नहीं है, ठीक है? यानी ना ये थ्योरी मानने वाले लोग ठीक है, ना ये थ्योरी वाले, क्योंकि जो रिज़ल्ट होता है वो इन दोनों थ्योरीज़ के मिक्सचर की वज़ह से या इंटरैक्शन की वज़ह से होता है। अब मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम ये सारा रीड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका इश्यू है नेचर नर्चर इश्यू। पहले नेचर क्या होता है पता होना चाहिए, नर्चर क्या होता है पता होना चाहिए। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? कि एक जो ह्यूमन है, ठीक है? जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उसका वो फिजिकली कैसा दिखता है, इंटेलेक्चुअली यानी उसका माइंड कैसा है, वो इंटेलिजेंट है या डल है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सोशली कैसे इंटरैक्ट करता है, शाय है या एक्सट्रोवर्ट है, ये सारी चीज़ें वो एक ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक। तो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, यानी अगर वो उसके पेरेंट्स की वजह से है, सो इसको हम बोलते हैं नेचर।
और वहीं पे अगर ये जो ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि उसका फिजिकल इन्वायरमेंट या कल्चरल इन्वायरमेंट, तो उसको नर्चर बोला जाता है। समझ में आया? सो कुछ लोगों का मानना ये था कि ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस की वजह से है, और कुछ लोगों का मानना था कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। जो मानते थे कि हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस की वजह से, वो बोलते थे कि ये नेचर है, और जो मानते थे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, वो मानते थे ये नर्चर है। सो लास्ट में क्या बताया गया? लास्ट में बताया गया, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इट इज़ एन आउटकम ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कि ना तो वो हेरिडिटी की वजह से है, ना वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, वो इन दोनों ही चीज़ों के इंटरैक्शन की वजह से है। सो आपको समझ में आया? ऐसे ही करके आगे भी होने वाला है। जैसे नेक्स्ट चीज़ है, वो था डेवलपमेंट के बारे में, कि कुछ लोग बोलते थे डेवलपमेंट जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, यानी कि लगातार चलती ही रहती है। और कुछ लोग मानते थे, वो बोलते थे कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस होती है। अब आप नाम से मत कंफ्यूज हो जाना, इसका मीनिंग क्या है देखो। जो लोग बोलते थे कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी में चलती रहती है, उनको लगता था कि डेवलपमेंट एक स्मूथ प्रोग्रेशन है। ठीक है, स्मूथ प्रोग्रेशन का मतलब है जो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, जो क्यूमुलेटिव होगा, जैसे आप एडिशन करते हो ना, बढ़ता ही रहता है, उस तरीके से। जैसे इन्होंने बोला कि आपकी जो हाइट होती है, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ती ही रहेगी। आप जितने 2 साल में हो, उतने आप 10 साल में नहीं होगी, 10 साल में उससे ज़्यादा ही होगी, एक ही डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। सो ये था कुछ लोगों का कहना कि डेवलपमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, ग्रेजुअल होती है, क्यूमुलेटिव होती है। और जो दूसरे लोग थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला डेवलपमेंट जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जो स्टेज ऑफ लाइफ होती है, उसमें अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। हर बार डेवलपमेंट जो होती है वो एब्रप्ट होती है, सडन होती है। ठीक है, आपको पहले से नहीं पता होगा, ग्रेजुअल चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि सडन चेंजेस आएंगे। सो ऐसे करके बताया गया स्टेज थ्योरी। स्टेज मतलब आपकी हर एक स्टेज होती है ना, आपकी जो चाइल्डहुड स्टेज होता है, फिर अडल्टहुड स्टेज होता है, ऐसे स्टेज करके उन्होंने बताया कि हर एक जो स्टेज होता है, उसमें आपको क्या होता है, पहले से ज़्यादा बातें पता चलती है, पहले से आप ज़्यादा डेवलप्ड होते हो, लेकिन हर बार चेंज होता है वो सडन होता है, ग्रेजुअल चेंज नहीं होता है, बहुत रैपिड चेंजेस में आप जाते हो। सो ये इन्होंने बताया। सो फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आप नए स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, आपने सोचो कि पुराने स्कूल में आपने 2-3 महीने पढ़ लिया किसी क्लास को, और फिर आप नए स्कूल में चले गए, यानी सीधा जाके आपको टेस्ट देना है। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप क्या करो, आप वहाँ पे ग्रेजुअल प्रोसेस से धीरे धीरे ढलो, फिर टेस्ट दो। आपको फटाफट अपने अंदर रैपिड चेंज लाना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से जो थी ये डिसकंटिन्यूटी वाला अप्रोच था। सो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बताया जा रहा है कि नाइदर ऑफ द अप्रोचेस कम्प्लीटली डिस्क्राइब डेवलपमेंट। दोनों में से कोई भी अप्रोच नहीं बता पाई। सो लास्ट में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कुछ चीज़ें जो लाइफ में होती है, कुछ टाइप के जो डेवलपमेंट होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होते हैं, और जो बाकी टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, वो डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है स्टेबिलिटी और चेंज। सो कुछ लोग ऐसे मानते थे, वो बोलते थे कि जो आपके ट्रेड्स होते हैं, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, वो पूरे टाइम आपके अंदर रहते हैं, पूरे आपकी थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि जो आपके अंदर के ट्रेड्स हैं, या जैसे आप बिहेव करते हो, वो चेंज होता रह सकता है। ठीक है, सो ऐसे मानने वाले लोग थे जो स्टेबिलिटी, और कुछ लोग चेंज को मानते थे। सो बताया जा रहा है कि डिग्री टू विच अर्ली ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स परसिस्ट थ्रू आउट और कैन बी सब्जेक्ट टू चेंज। सो लोग इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज थे। सो बताया जा रहा है कि एक वो लोग थे, ठीक है, जिनका कि कैसा पर्सपेक्टिव था, नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव था। हमने अभी पढ़ा था ना, नेटिविस्ट मतलब इननेट, उनको लगता था कि आप इस चीज़ के साथ जन्मे ही हो। सो ये बोलते थे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में। आपके अंदर जो भी ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसा होगा, वो जेनेटिक होगा, वो पहले से आपके अंदर आया हुआ है। ठीक है, और कुछ लोग जो थे, उनका एम्पेरिसिस्ट पर्सपेक्टिव होता था, यानी वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। ठीक है, आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो और डेवलप करते हो। लेकिन वो ये भी बोलते थे, जिनका एम्पेरिसिस्ट पर्सपेक्टिव होता था, वो ये भी बोलते थे कि बाद में जाके वो जो चीज़ें हैं वो चेंज भी हो सकती है, अगर सिचुएशन डिमांड करे तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से एक बार हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो बताया जा रहा है कि नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव स्टेट्स दैट अ शाय चाइल्ड विल ग्रो इनटू अ शाय चाइल्ड
हु विल लर्न टू बी सोशलेबल इफ सिचुएशन डिमांड। नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव ये बोलता था कि अगर कोई बच्चा है वो बचपन में शाय है, बड़ा होकर भी वो शाय ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ऐसा नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव ने बोला था। एम्पिरिसिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो अंडरस्टैंड करता था कि शाइनेस आ कहाँ से रही है बच्चे में। सो वो ऐसे बताता था कि बच्चे के अंदर जो शाइनेस है वो कुछ अनप्लीजेंट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस जो उसके साथ हुए अर्ली ईयर्स में, उसकी वजह से आया है, और इसी वजह से बच्चा जो अपने आप को सोशल इंटरेक्शन से, सोशल सिचुएशन से विदड्रॉ कर रहा है। सो इस तरीके से नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव इन्नेट पे ध्यान देता है कि बचपन से ही आप में ये प्रेजेंट है। एम्पिरिसिस्ट पर्सपेक्टिव बताता है कि एक्सपीरियंस के साथ डेवलपमेंट आता है। नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव आपको ये बताता है कि जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है अगर सिचुएशन डिमांड करे। और एम्पेरिसिस जो है वो आपको बताता है कि उसका रीज़न क्या रहा होगा, ऐसे। लेकिन इन दोनों में से कोई भी ये नहीं बताता कि डिग्री ऑफ चेंज क्या है, कि कितना चेंज आएगा। अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा शर्मीला था तो वो कितना एक्सट्रोवर्ट बन पाएगा, क्या उसकी डिग्री रहेगी। सो ये जो थी आपकी कुछ इश्यूज थे और थीम थे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। नेचर, नर्चर, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, स्टेबिलिटी, चेंज, जिसको आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ठीक है, लाइफ पहले क्या होता था, पहले हम ऐसा मानते थे कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो इन्फेंसी के टाइम पे और चाइल्डहुड के टाइम पे तो बहुत फास्ट होती है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और जब वो एडोलसेंस पीरियड क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट जो होती है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी पूरे टाइम आपके जो पैदा होने से लेकर आपकी डेथ तक आपकी डेवलपमेंट चलती ही रहती है, और हर एक स्टेज जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि बचपन का स्टेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बाद का नहीं है, ऐसा नहीं होता। सारे स्टेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो ऐसे करके जो है कुछ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल दिए गए थे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। अब उन प्रिंसिपल्स को हम एक एक करके समझेंगे कि डेवलपमेंट होती कैसे है। ठीक है, सो सबसे पहला प्रिंसिपल बोलता है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। ये मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसा सिंगल एज पीरियड नहीं है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक एज पीरियड जो है उसकी डेवलपमेंट का क्राइटेरिया अलग होता है, और वो आपके लिए अलग चैलेंजेस, अलग अपॉर्चुनिटीज़, अलग एडवांटेजेस, अलग डिसएडवांटेजेस लाता है। सो आपको क्या करना होता है, आपकी जो भी एज पीरियड आपका चल रहा होता है आपको उसके हिसाब से डेवलप करना होता है। हर एक एज पीरियड का क्राइटेरिया डेवलपमेंट का अलग होता है। सो ये था लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट था कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है। अब देखो, एक है मल्टी डायमेंशनल और नेक्स्ट है मल्टी डायरेक्शनल, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल से हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 3 टाइप के डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, एक है कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और एक होती है सोशियो इमोशनल। सो बोला जा रहा है कि जब भी आपके अंदर डेवलपमेंट आती है ना तो वो किसी एक टाइप की नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप बस बायोलॉजिकली डेवलप हो रहे हो, नहीं। आपकी एक टाइप की डेवलपमेंट दूसरे टाइप की डेवलपमेंट के साथ ओवरलैप कर रही होगी। ठीक है, यानी आप एक साथ अलग अलग डायमेंशन में डेवलप कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोचो कि आपका क्या हो रहा है, आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है या थिनिंग ऑफ हेयर हो रही है। ठीक है, सो ये जो चेंजेस है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल चेंजेस है, इसके साथ और कुछ नहीं हो रहा होगा। जब ये प्रोसेस हो रहा होगा या मेनोपॉज हो रहा होगा वुमेन में, या वेट गेन हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें जब होती है ना, सो इसके साथ और भी चीज़ें आपकी बॉडी में होती है। जैसे कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके साथ कॉग्निटिव चेंजेस भी आते हैं, आपकी डेवलपमेंटल चेंजेस, लॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। जैसे आपकी वर्बल एबिलिटीज़ अच्छी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी होती है। सो ऐसे करके एक चेंज जो होता है वो एक टाइप का नहीं होता, एक डायमेंशन का नहीं होता, बहुत सारे डायमेंशंस के चेंजेस आपके साथ एक साथ होते हैं। सो ये बताया जा रहा है कि आप जो भी आपका एज चल रही होगी, एज पीरियड चल रहा होगा, कभी भी उसमें एक टाइप का चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं हुआ कि आपका एडोलसेंस चल रहा है और एडोलसेंस में आपकी बॉडी में सिर्फ मतलब कि सिर्फ आपकी बॉडी में ही चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, नहीं। जब आपका एडोलसेंस चल रहा होगा बायोलॉजिकल चेंज बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसके साथ सोशियो इमोशनल चेंज, कॉग्निटिव चेंज, ऐसे अलग अलग टाइप के चेंजेस भी आएंगे। आपकी थिंकिंग चेंज होगी, आपके रिलेशनशिप्स चेंज होंगे, सोशल इंटरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, सो इस तरीके से समझना है कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट टाइम डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। डायरेक्शन क्या होती है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट हमेशा बढ़ती ही रहती है।
डेवलपमेंट उल्टी भी जा सकती है, तो घट भी सकती है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है, सोचो, ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हो, आप आस-पास की चीज़ों को बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हो, सो आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर आप छोड़ दो यही करना, ठीक है, और टाइम वेस्ट करने लग जाओ, फालतू की चीज़ें करने लग जाओ, सो क्या होगा? ये उल्टी डायरेक्शन में आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जाएगी, है ना? सो यही चीज़ें होती है कि डेवलपमेंट जो होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, यानी कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि किस काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, किसको कम देना है। जिसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, जिसमें आप ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म करोगे, उसमें आपकी डेवलपमेंट बढ़ेगी, और जिसमें आप अच्छे से नहीं परफ़ॉर्म कर पाओगे, उसमें आपकी डेवलपमेंट घटेगी। सो ऐसे मल्टी डायरेक्शनल होती है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब यहाँ पे है कि ईज़िली आप उसको मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है कि कोई आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं है, सो आप उसको ला सकते हो अपने अंदर ईज़िली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादातर क्या होता है कि एज के साथ आपकी डेवलपमेंट ग्रेजुअली डिक्लाइन ही करती है। सोचो, फिज़िकल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ मैं, कि एनर्जी की बात करते हैं, चलो। सो हाँ, अगर आप पहले से ही अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, सो ऐसा होगा कि आगे जाके भी आप कंपैरेटिवली फिट रहोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले से ज़्यादा, मतलब कि आप ओल्ड एज में चले गए तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर पाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हाँ, डेवलपमेंट प्लास्टिक होती है, आप चेंजेस ला सकते हो जब चाहो, जैसे चाहो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एज के साथ जो है, हर टाइप की डेवलपमेंट जो है वो धीरे-धीरे, ग्रेजुअली, यानी धीरे-धीरे डिक्लाइन ही होती है। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन होता है अलग-अलग प्रोसेसेस का। जैसे हमने ऊपर वाला अभी पढ़ा था, ये मल्टी डायमेंशनल, उसी टाइप का ही होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। यानी कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है? आपकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है? मेडिकल डेवलपमेंट भी होगी, इस टाइप से। और लास्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट कॉन्टेक्सचुअल होती है। कॉन्टेक्सचुअल, इसका मतलब होता है कि जैसे हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है, सोच अलग होती है, वैसे हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग होता है। पहले तो इन्होंने इतना बताया, फिर उन्होंने बताया कि कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ना इन्होंने दो टाइप के इन्फ्लुएंसेस बताए हैं, ठीक है? दो टाइप के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एक होता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, एक होता है नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस वो होते हैं टिपिकल ऑफ ईच इंडिविजुअल, मतलब जो हर इंडिविजुअल की लाइफ में आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपका आएगा कि जैसे विमेन है, सो उसमें उनमें मेनोपॉज आएगा ही आएगा, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों में प्यूबर्टी स्टार्ट होगी होगी, आप सब स्कूल में जाओगे, सबकी रिटायरमेंट होगी। सो ये वैसे चेंजेस हैं जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, ठीक है? सबकी लाइफ में आते ही हैं। और दूसरे वो होते हैं नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस, यानी ये क्या होते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में यूनिक होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सबकी लाइफ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्टेनिंग अ हायर डिग्री। अब हो सकता है किसी को बस ग्रेजुएशन करनी हो, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन ना करनी हो, है ना? सो इस टाइप से जो ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं जो सबकी लाइफ में यूनिक होते हैं। किसी की लाइफ में हो भी सकते हैं, किसी में नहीं भी, वो होते हैं नॉन नॉर्मेटिव। और ऐसे इन्फ्लुएंसेस जो टिपिकल होते हैं हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, वो होते हैं नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस। सो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, वो खत्म होता है। आपको पता होना चाहिए लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या होता है, और इसके बाद इसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ना है, और इसमें भी मैं पूरा नहीं बताऊंगी, इसमें मैं सीधा इंपॉर्टेंट क्या बताऊंगी। जो इकोलॉजिकल मॉडल दिया था दुर्गानंद सिन्हा ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दुर्गानंद सिन्हाज इकोलॉजिकल मॉडल 1977 में उन्होंने दिया था। सो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि ब्रॉनफेन ब्रेनर थे, ठीक है? उन्होंने ओरिजिनली इसे दिया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि इस मॉडल को हमें इंडिया में अपनाना था, सो इसमें कुछ चेंजेस करना बहुत ज़रूरी था। सो दुर्गानंद सिन्हा जी ने इसमें चेंजेस किए थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, और फिर उन्होंने इसको दिया था। सो हमने पढ़ा था इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक होती है अपर और विजिबल लेयर, और दूसरी लेयर जो होती है वो आपकी होती है सपोर्टिंग लेयर होती है, ठीक है? जिसको सराउंडिंग लेयर भी बोला जाता है। सो हम पहले बात करते हैं कि अपर लेयर या विजिबल लेयर क्या होती है। सो अपर लेयर या विजिबल लेयर वो लेयर होती है जिससे बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, और जो बच्चे को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो इसमें आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट आ जाते हैं, यानी कि जो बच्चा है उसके पेरेंट्स, ठीक है, उसकी फैमिली, बेसिकली उसके टीचर्स आ जाते हैं, उसके उसका स्कूल पूरा, ठीक है, उसके फ्रेंड्स, उसके पीयर्स। पीयर्स मतलब जो उसके साथ के, उसके एज के जो बाकी लोग हैं, उसके फ्रेंड्स वगैरह,
वो सब आ जाते हैं। सो ये उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, अफ़ेक्ट करेंगे, है ना? कि बच्चे की फैमिली उसके साथ जैसा बिहेव करेगी, बच्चे को वैसा ही फ़ील होगा, आगे वो वैसी ही चीज़ें फ्यूचर में दिखाएगा। सो ये सारी चीज़ें बच्चे को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करती है, इसीलिए ये अपर और विज़िबल लेयर का हिस्सा है। अब हम हर एक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आता है फैमिली, ठीक है? सो हम सबको पता है कि जो फैमिली होती है वो क्या करती है, वो बच्चे को सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले बात की गई यहाँ पे पेरेंटल स्टाइल और इंटरैक्शन की, ठीक है? कि पहले क्या किया गया था, यहाँ पे पता चला एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि डियाना एक साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने पेरेंटल स्टाइल्स पे उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने बताया था कि पेरेंटिंग स्टाइल जो थी वो 4 टाइप की होती है। अथॉरिटेटिव होती है, अथॉरिटेरियन होती है, परमिसिव होती है और नेग्लेक्टफुल होती है, ठीक है? लेकिन बाद में पता चला कि जो चाइल्ड का बिहेवियर है वो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से ही हो, क्योंकि अब सोचो कि 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके सेम पेरेंट्स होंगे लेकिन वो बच्चे तो अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं ना। वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है, ऐसा बोला गया था। पहले इन्होंने बताया है कि फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स होते हैं, है ना? लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर सिर्फ़ पेरेंट्स नहीं होते हमेशा, है ना? इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, या जॉइंट फैमिली नहीं, अगर न्यूक्लियर फैमिली भी होती है तो हम अपने रिलेटिव्स की बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इंडियन हाउस होल्ड में क्या बात होती है, इंडियन हाउस होल्ड में डुअल पेरेंटिंग का एक कॉन्टेक्स्ट चलता है। डुअल पेरेंटिंग का मतलब हुआ कि बच्चे के पेरेंट्स तो है ही, लेकिन उसके साथ, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं। उसके डेवलपमेंट में सिर्फ पेरेंट्स का हाथ नहीं होता बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स का भी हाथ होता है। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज में वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता ज़्यादा, ठीक है? इसीलिए ये मॉडल को मॉडिफाई किया गया इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपका कि चाहे आपके घर में कितने भी लोग रह रहे हो, लेकिन आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, आपका जो खानदान होता है, उसके साथ आप किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड रहते हो, उनसे आप बात करते रहते हो, आपको वो भी अफेक्ट करते हैं। आपकी सोशल गैदरिंग होती है, किसी की शादी हुई, कोई पार्टी, सब मिलेंगे, बात होगी, फेस्टिवल्स में बात होगी। ऐसे करके वो सब बच्चे के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते रहते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब इसको आप खुद ही लिख सकते हो, है ना? कि कब बच्चा जो होगा वो खुश होगा, किस इन्वायरमेंट में वो खुश नहीं होगा। ये सारी बातें अब ऑब्वियसली जब ध्यान देंगे सब उस पे तो वो खुश होगा। जब उसको टाइम मिलेगा पेरेंट्स को उसके से बात करने के लिए तो वो खुश होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर सोचो कोई घर है, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, सोचो कोई बच्चा है और उसके घर में सोचो 10 और लोग रह रहे हैं। अब बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए, क्योंकि बाकी लोग भी होंगे, है ना? इंटरप्शन होती रहेगी, ऐसा। इस तरीके से बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएगा एक तरीके से। तब जो है उनके बीच का बॉन्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और वहीं अगर कम लोग हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, बच्चा डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है, जितना टाइम चाहे पेरेंट्स से ले सकता है। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है वो जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और उनकी क्या एक्टिविटीज़ है उस पे भी। इस टाइप से आपको थोड़ा सोच के, प्रैक्टिकली सोचकर आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि बच्चे के जो पीयर्स होते हैं, पीयर्स मतलब उसके साथ के जो लोग हैं, उसी के एज के बाकी लोग, उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसे होता है। बताया जा रहा है कि जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन बिलो 3 इयर्स ऑफ एज में रिस्पॉन्ड टू अदर चिल्ड्रन बट इंटरेक्शन इज़ नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। 3 साल से छोटे बच्चे वैसे तो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाते। ठीक है? अब इन्होंने अलग-अलग फ़ेज़ के बारे में बताया कि बिल्कुल जब अर्ली चाइल्डहुड का टाइम होता है, तब बच्चे फ्री प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि जिसके साथ मर्ज़ी है उसके साथ खेलेंगे, जितना टाइम मन है उतना टाइम खेलेंगे। लेकिन जब मिडल चाइल्डहुड आने लगता है, मिडल चाइल्डहुड के टाइम पे क्या होता है, कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है? अमाउंट ऑफ टाइम और क्वालिटी में, कि किसके साथ कितनी देर खेलना है, किसके साथ खेल के अच्छा लगता है, किसी के साथ खेल के अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ उन्हें समझ में आने लग जाती हैं। और उसके बाद तो क्या होने लग जाता है, एक टाइम ऐसा भी आता है जब 4-5 साल के होते हैं, एट अराउंड 4-5 ईयर्स, तो क्लोज़ फ्रेंड का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में आने लग जाता है कि ये इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम दूँगा। और उसके बाद उनका जो बिहेवियर बाकी पीयर्स के साथ और उसके क्लोज़ फ्रेंड के साथ अलग हो जाता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे और बाकी सबको उतना अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है पीयर्स का। आपको बस याद रखना है कि कैसे-कैसे एज के साथ अ, ये चेंज होता रहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर किसी का बचपन में
अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा, सोचो कि वो किसी का फ्रेंड बनना चाहता था लेकिन उस ग्रुप ने उसे आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया कि नहीं हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो अगर सोशल आइसोलेशन उसने बचपन में फेस किया है, सो उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा और वो आगे जाके भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाएगा, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टीचर्स। अब टीचर्स का तो आप सभी को पता है, टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर टाइम अपने टीचर्स के साथ ही बीतता है अपने फैमिली के बाद। सो टीचर्स जो है उनकी अकेडमिकली तो हेल्प कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ में उनको और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, सो टीचर रिलेशनशिप अगर वो अच्छा रखे, सो उनके इमोशंस को हैंडल करना वो सिखा सकते हैं, उनको क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं और उनको लर्निंग प्रोसेस को और बेटर बना सकते हैं। सो इसीलिए प्री स्कूल ईयर्स में स्पेसिफिकली जो टीचर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसी टाइम में बच्चों के मन में नज़रिया बनता है कि एक टीचर उन्हें कैसे लगता है। ठीक है, अब कुछ लोगों को टीचर अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, सो ऐसे दोनों टाइप के बच्चे मैंने देखे हुए, आपने भी देखे हुए होंगे। सो वो डिपेंड करता है कि अर्ली टाइम पे कैसा उनका इंटरेक्शन रहा उनके टीचर्स के साथ। नेक्स्ट आता है इंटरनेट यूसेज। अब इंटरनेट यूसेज देखो, वैसे तो ये इसमें मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग लॉकडाउन में थे कोरोना वायरस की वजह से, सो इसमें क्या हुआ कि हर चाइल्ड ने इंटरनेट तो यूज़ किया ही, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, होमवर्क की वजह से, ऑन स्क्रीन टाइम उनका इंक्रीज हो गया, इसीलिए यहाँ पे इसको डाला गया है। ठीक है, सो क्या हुआ, पहले भी डिजिटलाइजेशन थी, पहले भी लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, लेकिन इस 2 साल में जो स्क्रीन टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। और इसमें क्या हुआ यहाँ पे कि पहले तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चे टाइम लेते थे, उसके बाद होमवर्क करने के लिए टाइम लेते थे, उसके बाद गेम भी खेलेंगे तो ऑनलाइन ही खेलेंगे। सो इस तरीके से उनका ऑन स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ता गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है कि उनकी डिजिटल डिपेंडेंसी और स्क्रीन एडिक्शन तो बढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको चाहे तो आप बोलो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे या जोग्राफिकल आइसोलेशन, वहाँ नेटवर्क नहीं आता होगा, कुछ ऐसा होगा, उसकी वजह से कुछ ऐसे बच्चे थे जो इन टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स को यूज़ नहीं कर पाए। सो इसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है बच्चों के बीच में, क्योंकि वो बच्चे ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो कभी अपना पोटेंशियल पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी तो 2 साल उनका वेस्ट हो गया ऑलमोस्ट, है ना। सो ये एक डिवाइड क्रिएट हो गया दो टाइप के बच्चों के बीच में, दो सेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के बीच में। सो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी में आ जाता है आपका कि डार्क साइड भी होती है इंटरनेट की, है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा था साइबर बुलिंग। सो ये सारी चीज़ें, सो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑनलाइन जो भी करे अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में उनको करना चाहिए, और स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। सो ये सारी बेसिक चीज़ें जिसके बारे में आप लिख सकते हो। सो ये तो आपकी थी अपर और विजिबल लेयर। अब आ जाती है सराउंडिंग और सपोर्टिंग लेयर में क्या क्या चीज़ें आती है। सो सराउंडिंग और सपोर्टिंग में वो चीज़ें आती है जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही लेकिन इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट कर रही है। सो मैक्रो लेवल पे ये सारी चीज़ें हैं। सो इसमें बेसिकली आपका आ जाता है कि उनकी कम्युनिटी क्या होगी, कास्ट क्या होगा, रिलीजन क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये डायरेक्टली उन्हें अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन हाँ कहीं न कहीं उनको किसी न किसी वे में तो अफ़ेक्ट करती ही है। ठीक है? सो जैसे कि आपको पता होगा ना कि बहुत बार कोई डिसीज़न आपको लेना है, ठीक है? वो हर इंडिविजुअल के लिए सेम नहीं होता। कुछ इंडिविजुअल के लिए वो डिसीज़न हो सकता है वो अपने रिलीजन के बेसिस पे ले रहे हों, ठीक है? या फैमिली के बेसिस पे। सो इस टाइप से हर बच्चा जो है वो अलग-अलग तरीके का डिसीज़न लेता है। ये सारी बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही है। ठीक है, इंडियन कल्चर में यहाँ पे बताया जा रहा है, इंडियन कल्चर प्लेसेस हाईएस्ट वैल्यू ऑन बर्थ ऑफ बॉय, एंड दिस इन टर्न्स डिटरमाइंस हाउ द मदर फैमिली नेबरहुड कम्युनिटी एट लार्ज इंटरैक्ट विद द चाइल्ड। आपको पता ही है कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि लड़के जो होते हैं उनके पैदा होने पर ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो आप ध्यान रखो कि जो बच्चा है जब वो बड़ा होता है वो भी यही सारी चीज़ें देखता है, वो भी यही सारी चीज़ें सीखता है। सो ये जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो उसको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब जो लड़का होगा उसको दिख रहा होगा उसके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, हो सकता है ना भी दिख रहा हो, उसको तो नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन जो लड़की होगी, जो गर्ल चाइल्ड होगी, उसको दिख रहा होगा कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। सो इस टाइप से नेगेटिवली अफेक्ट कर जाती हैं ये चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट को, जो डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं कर रही लेकिन कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। सो इसमें आपकी हायरार्की, कास्ट, क्लास, रिलीजन, सोसाइटी में कैसा आपके साथ बिहेव किया जा रहा है, जेंडर अभी जैसा हमने देखा, सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो
ये सारी चीज़ें बोली गई। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, फिज़िकल एनवायरनमेंट आपका, जैसे टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स कितने हैं। अगर पॉल्यूशन है ग्रीन है, तो ऑब्वियसली बच्चे हेल्दी रहेंगे, फिज़िकली भी, मेंटली भी, हैप्पी भी रहेंगे। और वहीं ऐसा पाया गया कि जो लेड होता है उसका जो एक्सपोज़र होता है, उसकी वज़ह से कुछ बच्चों का आईक्यू जो है वो कम होने लगा, उनका आईक्यू डैमेज होने लगा। सो ये सारी बातें बताई जा रही है कि एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, और क्लीन वाटर नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती है, चाइल्ड के सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत कम चीज़ें हमने कवर की, आई नो, बट जितना ज़्यादा मैं कर सकती थी उतना मैंने करवाने की कोशिश की। दैट वाज़ ऑल। इसको अच्छे से देखो, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो, जो रह गया उस पे एक बार नज़र मार लो, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, आप लोग पढ़ते रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और हाँ, अगर मैं सारे चैप्टर्स कवर नहीं कर पाई, कल मैं एक वीडियो तो बनाऊँगी जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आप बस वो टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। That was all. I hope you liked it. Please subscribe and write some encouraging words for me. Thank you so much.